हेलो दोस्तों, आप सबका रूबिकल एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बैक्टीरिया और वायरस टॉपिक को कवर किया हुआ है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंगस। तो आज हम जो भी इसमें थियोरी कंप्लीट करेंगे वो फंगस का होगा। और हम आपको बता दें कि ये जो फंगस टॉपिक है ये बहुत ब्रॉड है और हमें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमारे लिए हमारे एग्ज़ाम में कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या ज़रूरी है, उन्हीं को हमें पढ़ना है। अदरवाइज़ फ़ंगस के बारे में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत डिटेल में फ़ंगस है। तो इसे काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी एक्यूरेट जानने के लिए मैंने एनसीईआरटी बुक को लिया है। एनसीईआरटी में जो फंगस टॉपिक दिया गया है, फंगस के बारे में जो बताया गया है, वो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसमें काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी गई हैं। कुछ भी इधर उधर का उसमें नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर हम एनसीईआरटी से फंगस टॉपिक को अपने कवर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमें समझने को मिलेगा, काफ़ी आसानी से हम इसे समझ लेंगे और काफ़ी कम समय में हम इस टॉपिक को कवर कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं फंगस के बारे में। तो हम इसमें पॉइंट वाइज देखेंगे सारी चीज़ों को। तो हम इसमें पहले लाइन में देखते हैं कि जो फंगस है ये हेटरोट्रॉफिक होता है। हेटरोट्रॉफिक क्या, इसमें न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है कि फंगस जो होता है ये हेटरोट्रॉफिक होता है। तो हम जानते हैं कि या तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है या तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं वो अपना फूड का फॉर्मेशन खुद नहीं करते हैं, वो अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म पर वो डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो ऑटोट्रॉफिक में क्या है कि प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरिया ही है जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने के लिए वो क्षमता रखते हैं और बाकी सब तो हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या हैं, हेटरोट्रॉफिक हैं। फंगी भी हेटरोट्रॉफिक है। तो अब आगे देखते हैं कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है और देखें कि हमारे डेली लाइफ में फंगी कहाँ से हम इसे देख सकते हैं, कहाँ कहाँ है। तो हम देखते हैं कि वाइट स्पॉट बोला गया है। वाइट स्पॉट जो होता है मस्टर्ड लीफ पे, हमने देखा है कि मस्टर्ड के लीफ पे कुछ वाइट कलर का ऐसे फॉग टाइप का हो जाता है, स्पॉट हो जाता है, तो इसे स्मट बोला जाता है। ठीक, उसे स्मट बोला जाता है। और हम बता दें यहाँ पर बोला गया कि सम यूनिसेलुलर यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले लाइन में बोला गया कि वाइट स्पॉट्स इन अनमस्टर्ड लीव्स, एक तो ऐसा फंगी जो हमारे फसलों को, क्रॉप्स को नुकसान पहुँचा रहा है, और यहाँ पर बोला गया कि एक ब्रेड और बियर बनाने में हेल्पफुल है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो फंगी है वो हमारे लाइफ में एक यूजफुल के फॉर्म में भी है और हार्मफुल फॉर्म में भी है। ठीक, और कुछ फंगी जो हैं डिजीज़ भी कॉज कर रहे हैं। फंगी कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल में डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं। पेनिसिलिन की बात करें, पेनिसिलिन जो है ये हमारे मेडिसिन में यूज किया जाता है। ठीक, और यहाँ पर बोला गया कि वीट रस्ट कॉजिंग पक्सिनिया, जो हमारे, हम ये डिजीज़ का नाम हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है 1 ईयर क्वेश्चन में कि पक्सिनिया किस में डिजीज़ कॉज करता है या कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, तो वीट रस्ट कॉजिंग बाई पक्सिनिया, ये हमें ध्यान में देना है। पेनिसिलिन जो है ये मेडिसिन बनाने के काम में आता है। अब हम सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि फंगी जो होते हैं ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ठीक, कॉस्मोपॉलिटन मीन टू से कि ये एयर में होंगे, वाटर में होंगे, एनिमल्स पर, प्लांट्स पर, सभी जगह ये पाए जाएंगे। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ही यही होता है कि जो इस संसार में सभी जगह पाया जाए, किसी भी इन्वायरमेंट में पाया जाए, तो एयर में पाए जा रहे हैं, सॉइल में, एनिमल्स में और प्लांट्स में, सभी जगह पाए जा रहे हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब यही है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं और भी क्या चीज़ें हैं। अब बोला गया है कि फंगी जो है ये यूनिसेलुलर, फंगी मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन एक्सेप्शन के लिए बोला गया है विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर। तो हम जानते हैं कि फंगी जो है ये मल्टी सेलुलर होता है, सभी फंगी मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन यीस्ट एक ऐसा फंगी है जो कि यूनिसेलुलर होता है। तो हमें ये एक्सेप्शन है ये, और हमें ये ऐसी चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देके पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए कि जो कि एक्सेप्शन है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा फंगी है जो यूनिसेलुलर होता है, तो वो ईस्ट है जो कि यूनिसेलुलर होता है। सारे फंगी मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में जो है वो यीस्ट है। ठीक, फंगी जो फिलामेंटस होते हैं, फंगी फिलामेंटस होते हैं, इनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हमें ध्यान में देना है। लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हाइफी बोला जाता है। ठीक, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हाइफी बोला जाता है। मैं आपको इस साइड बना के दिखाती हूँ। ऐसे पतले पतले धागे जैसे ये होते हैं। ठीक, तो
ये फंगी के क्या हो गए, हाइफी हो गए, इन्हें हाइफी बोला जाता है। और ये तो हाइफी हो गए, जब ढेर सारे हाइफी जैसे मैंने यहाँ पे बनाया 3 है और ढेर सारे हो जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे माइसिलियम बोला जाएगा। नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसिलियम बोला जाता है, नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसिलियम बोला जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। अब क्या है, यहाँ पे लिखा गया नेटवर्क ऑफ हाइफी नॉन एज माइसिलियम। कुछ हाइफी जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो हाइफी होते हैं इनमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक, कुछ हाइफी जो होते हैं इनके क्या होता है, साइटोप्लाज्म ऐसे हम अगर बना दें, ठीक, और हर एक न्यूक्लियस एक दूसरे से अलग होता है विद द हेल्प ऑफ अ वॉल। हर एक न्यूक्लियस एक दूसरे से अलग है, देख रहे हैं यहाँ पर एक सेप्टी लगा हुआ है, इसे सेप्टी बोलते हैं। ठीक, हर एक न्यूक्लियस एक दूसरे से अलग है एक वॉल के थ्रू। ठीक, तो इसे सेप्टी बोला जाता है, और जिसमें ये सेप्टी बोला जाएगा उसे सेप्टेट बोल दिया जाएगा। सेप्टेट इसमें न्यूक्लियस होते हैं। और जिसमें नहीं पाया जाता है, जैसे कि अगर हम इस वाले में देखें तो इसमें क्या है, ऐसे पूरे पूरे ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक, तो इन्हें एसेप्टेट बोला जाता है। ठीक, और जो ये एसेप्टेट वाले हैं, अगर ढेर सारे न्यूक्लियस ऐसे पाए जाते हैं तो उन्हें सिनोसिटिक बोला जाता है। जब ढेर सारे न्यूक्लियस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं तो उसे सिनोसिटिक बोला जाता है। तो इसमें क्या है, 2 टाइप पाए गए, एक तो सेप्टेट और दूसरा एसेप्टेट। जो एसेप्टेट है उसे सिनोसिटिक बोला गया। ठीक, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। हम इसे इरेज कर देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया फील्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, और इसे क्या बोला गया, सिनोसिटिक बोला गया। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म कि ऐसा साइटोप्लाज्म जिसमें ढेर सारे न्यूक्लियस हैं उसे सिनोसिटिक बोल दिया गया। ठीक, और यहाँ पे बोला गया सेप्टी या क्रॉस वॉल होते हैं इस हाइफी में, जैसे मैंने बताया कि हर एक न्यूक्लियस एक दूसरे से एक वॉल के थ्रू अलग अलग है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो फंगस का सेल वॉल होता है वो पॉलीसेकेराइड और काइटिन का बना होता है। फंगस का सेल वॉल पॉलीसेकेराइड और काइटिन का बना होता है, ये हमें ध्यान में देना है कि एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। ठीक, अब हमने पहला है पॉइंट देखा था कि फंगी जो होते हैं ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में क्या होते हैं, एक तो ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं और सिम्बियोंट होते हैं। सेप्रोफाइट में हम जानते हैं कि जब ये किसी ऑर्गेनिक डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर जब ये डिपेंड होंगे अपनी न्यूट्रिशन के लिए तो सेप्रोफाइट हो गए। पैरासाइट में क्या है, जब किसी लिविंग प्लांट या एनिमल पर अपनी न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड है तो वो आपके पैरासाइट हो गए। सिम्बियोंट में क्या होता है कि एसोसिएशन होता है, 2 ऑर्गेनिज्म मिल करके एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, एक दूसरे के काम में आते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि पहला क्या है, यहाँ पे लाइकेन दिया गया है, दूसरा माइकोराइजा सिम्बियोंट में। तो जब लाइकेन का होगा, फंगस का एल्गी के साथ जब एसोसिएशन होगा तो उसे लाइकेन बोला जाएगा, और जब फंगस का हायर प्लांट्स की रूट के साथ एसोसिएशन होगा तो उसे माइकोराइजा बोला जाएगा। हमें ध्यान में देना है कि जब फंगस का हायर प्लांट्स के रूट के साथ एसोसिएशन होता है तो उसे माइकोराइजा बोला जाता है, और जब फंगस का किसी एल्गी के साथ एसोसिएशन होगा तो उसे लाइकेन बोला जाएगा। अब देखते हैं कि फंगस क्या इन लोगों को बेनिफिट दे रहा है। फंगस दोनों में सेम काम करता है कि फंगस जो है वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके हायर प्लांट की रूट को दे रहा है और एल्गी को दे रहा है, और एल्गी और हायर प्लांट की रूट क्या कर रहे हैं कि वो उस वाटर को सनलाइट के प्रेजेंस में उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत ग्लूकोज जो है फंगी को भी मिलता जा रहा है, एसोसिएट वहाँ से वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, तो फंगस का यहाँ पे काम यही है कि वो वाटर एब्जॉर्ब करके देता है। अब हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंगस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरीके से होता है। एक वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फंगस में वो फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग के थ्रू हो रहा है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस स्पोर्स को कई नाम दिया गया है, एक तो कोनिडिया हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गए और जू स्पोर्स हो गए। ठीक, कोनिडिया है, स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं एंड जू स्पोर्स है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये भी देख लेते हैं।
अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन का फंगी में, तो इसमें वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कम देखा जाता है, लेकिन पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव के मेथड के ही जरिए होता है। ठीक, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो ओ स्पोर इसमें है, एस्को स्पोर्स है, बेसिडियो स्पोर्स हैं। ठीक, तो ये 3 चीज़ें हैं, ओ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स एंड बेसिडियो स्पोर्स, ये चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रही हैं। ठीक, और वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। स्पोर का जिसमें फॉर्मेशन होता है, एक बैग होगा, अगर हम कहें आपको समझाने के लिए, तो एक बैग होगा जिसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, तो उसे फ्रूटिंग बॉडी बोला जा रहा है। ठीक, हम आपको दिखा दें यहाँ से, एक ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ढेर सारी स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसे ही बोला जा रहा है फ्रूटिंग बॉडी। वो बॉडी जिसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हो वो फ्रूटिंग बॉडी बोला जाएगा। कुछ ऐसा है, होता है स्ट्रक्चर वो। अभी हम आगे देखेंगे, हमने इमेज भी रखा हुआ है, हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 फेज में होता है। फंगी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 फेज में होता है। देखते हैं सारे फेजेस को। तो पहला फेज क्या है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। जब 2 हाइफी जब एक दूसरे से कॉम्बैट करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो उनमें उनका जो सेल होता है, एक दूसरे का सेल जो है वो एक दूसरे से जुड़ेगा। उसके बाद जब 2 डिफरेंट सेल, ठीक, अलग अलग माइसीलियम के हाइफी, एक ही माइसीलियम के हाइफी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होता है जब 2 डिफरेंट गैमेट आपस में फ्यूज़ करते हैं। तो अलग अलग माइसीलियम के हाइफी जो हैं कि उनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, हम ध्यान में देंगे, प्लाज्मोगैमी कब होगा? जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, तब उसे प्लाज्मोगैमी बोला जाएगा। प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, तो उसे प्लाज्मोगैमी बोला गया। और जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो उसे कैरियोगैमी बोला जाएगा। तो पहले प्लाज्मोगैमी होगा, फिर कैरियोगैमी होगा, देन वहाँ पर मियोसिस प्रोसेस होगा जिसके थ्रू वहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ठीक, तो हम ध्यान देंगे कि जो फंगस होता है इसके स्पोर्स हैप्लॉइड ही होते हैं। हैप्लॉइड मतलब एन, हैप्लॉइड मतलब एन, स्पोर्स एन टाइप के होते हैं इसके न्यूक्लियस। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस की बात करें तो वो मोस्टली हायर प्लांट्स में, ह्यूमंस में, एनिमल्स में ही पाए जाते हैं। और इन छोटे जैसे कि एलगी, ब्रायोफाइट्स, फंगस, इन सब में हैप्लॉइड स्पोर्स ही होते हैं। हैप्लॉइड मतलब एन, डिप्लॉयड मतलब 2n टाइप का न्यूक्लियस। तो पहले प्लाज्मोगैमी हुआ, हमने देखा, उसके बाद कैरियोगैमी, देन यहाँ पर मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की हम बात करें तो वो होता है प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में एक स्टेज आता है जिसे डाई कैरियोफेज बोला जाता है। ठीक, डाई कैरियोफेज बोला जाएगा। डाई कैरियोफेज तब कब होता है कि प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में कई बार काफ़ी लंबा टाइम गैप हो जाता है कि प्लाज्मोगैमी हो चुका है और कैरियोगैमी होने में कई साल लग रहे हैं, कई महीने लग रहे हैं। तो इस टाइम ड्यूरेशन को, ये जो टाइम है, गैप है, इसे डाई कैरियोफेज बोला जाता है। ठीक, कि प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में जो टाइम गैप है इसे डाई कैरियोफेज बोला जा रहा है। अब हम चलते हैं आगे, अब काम की चीज़ें देखते हैं। अब जो है फंगस को 4 पार्ट में रखा गया है। फाइकोमाइसिट्स हैं पहला, स्कोमाइसिट्स हैं, बेसिडियोमाइसिट्स हैं, उसके बाद आपके आते हैं ड्यूटेरोमाइसिट्स। तो हम पहले देखते हैं फाइकोमाइसिट्स को। सबसे इजी अगर हम बात करें तो आपका फाइकोमाइसिट्स और ड्यूटेरोमाइसिट्स है। अगर आप फाइकोमाइसिट्स को समझ जाएंगे तो आपको स्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो हम फाइकोमाइसिट्स मेंबर्स को देखते हैं कि ये डिकेइंग वुड, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं। ठीक, डिकेइंग वुड और मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? इनका हाइफी एसेप्टेट होता है। बस फाइकोमाइसिट्स का ही हाइफी एसेप्टेट होता है, बाकी सब का हाइफी सेप्टेट होता है। हमने आपको बताया कि एसेप्टेट का मतलब क्या होता है कि जब हर एक न्यूक्लियस एक दूसरे से एक वॉल के थ्रू सेपरेट हो तो उस वॉल को सेप्टी बोलते हैं। और जो एसेप्टेट होते हैं इनमें ये वॉल जो है वो नहीं पाया जाता है। सारे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरे रहते हैं जिन्हें सिनोसिटिक बोला जाता है।
जो कि यहाँ पे लिखा गया है सिनोसिटिक होते हैं, ठीक। तो ये बस फाइकोमाइसिट्स में ही एसेप्टेड सिनोसिटिक पाए जाते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। फाइकोमाइसिट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर्स और ए प्लानोस्पोर्स के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर्स के थ्रू हो रहा है। जूस्पोर मोटाइल होते हैं और ए प्लानोस्पोर क्या होते हैं, आपके नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक। और हमें ये ध्यान में देना है कि फाइकोमाइसिट्स के जो स्पोर्स हैं वो एक वॉल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक, जिसे स्पोरेंजियम बोला जाता है, उस वॉल को स्पोरेंजियम बोला जाता है। बाकी के क्या है, अगर हम स्कोमाइसिट्स की बात करें, बेसिडियोमाइसिट्स की बात करें, तो इनमें जो स्पोर्स हैं ये बाहर प्रोड्यूस होते हैं, किसी वॉल के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो बस फाइकोमाइसिट्स में दो चीज़ें सबसे अलग हैं, एक तो ये एसेप्टेट होते हैं और इनमें जो स्पोर्स हैं वो स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। तो इसलिए इन्हें एंडोजिनसली बोला गया। और अगर हम बात करें तो इस जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर में क्या होगा, फ्यूजन होगा, तो यहाँ पर दो गैमेट बनेंगे, ठीक, दो गैमेट बन जाएंगे। और ये गैमेट कैसे होंगे, ये आइसोगैमस होंगे, मतलब जब दोनों गैमेट का मॉर्फोलॉजी सेम हो तो उसे आइसोगैमस बोला जाएगा, और अगर वो डिसिमिलर हैं तो उन्हें एनाइसोगैमस या उगैमस बोला जाएगा। तो अगर फाइकोमाइसिट्स में जो दोनों गैमेट बन रहे हैं अगर वो सिमिलर है मॉर्फोलॉजी में तो उन्हें आइसोगैमस बोला जाएगा, अगर वो डिसिमिलर है तो उन्हें एनाइसोगैमस बोला जाएगा। अगर हम फाइकोमाइसिट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे फेमस इसमें राइजोपस, म्यूकर और एल्बिगो। एल्बिगो को हम जानते हैं कि ये एक पैरासाइट है फंगस पे। फंगस में एक बहुत ही मस्टर्ड पे एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ होती है जो स्मट डिजीज़ होता है, तो वो एल्बिगो कॉज करता है। ब्रेड मोल्ड की अगर बात करें एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो वो राइजोपस है और म्यूकर। राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल्ड है, इसका एग्जाम्पल म्यूकर है, राइजोपस है और एल्बिगो है। अब हमने फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो फाइकोमाइसिट्स होते हैं ये डेड डिकेइंग वुड मॉइस्ट एरियाज पे होते हैं, एसेप्टेट होते हैं, इनमें सिनोसिटिक होते हैं ये, और जूस्पोर्स और ए प्लानोस्पोर होते हैं। जूस्पोर जो होते हैं मोटाइल होते हैं, ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। एंडोजिनसली जो है स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और जो स्पोर्स हैं वो स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। दो टाइप के यहाँ पे गैमेट बनते हैं, आइसोगैमस और एनाइसोगैमस बनते हैं। इसके एग्जांपल जो है राइजोपस है, म्यूकर है और एल्बिगो है। अब हम चलते हैं स्कोमाइसिट्स पे। तो स्कोमाइसिट्स को सैक फंगी भी बोला जाता है। सैक मतलब बैग, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ढेर सारे इसको स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसे सैक फंगी बोला जाता है, ठीक। और ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर तो खैर सभी हैं, लेकिन इसी में एक एग्जांपल है यीस्ट जो कि आपका यूनिसेलुलर अभी हमने देखा। तो यीस्ट जो है हमें ध्यान में देना कि स्कोमाइसिट्स का एग्जांपल है। तो यीस्ट जो है यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर क्या है, आपके पेनिसिलियम बोल दिया गया है, ठीक। ये सेप्रोफिटिक होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, कोप्रोफिलस मतलब कि जो डंग पर ग्रो करें, ठीक, जो डंग पे मतलब गोबर पे जो ग्रो करते हैं उन्हें कोप्रोफिलस बोला जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि इनके माइसिलियम कैसे होते हैं। माइसिलियम इनके सेप्टेट होते हैं। हमने देखा कि फाइकोमाइसिट्स में जो माइसिलियम थे वो एसेप्टेट थे, लेकिन इसमें माइसिलियम जो है वो सेप्टेट है एंड ब्रांच्ड है। अब हम स्कोमाइसिट्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया के थ्रू होता है, और कोनिडिया जो है ये एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं। कोनिडिया जो है ये एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं। हमने देखा था फाइकोमाइसिट्स में कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था तो उसमें जो स्पोर प्रोड्यूस हो रहे थे वो बेसिडियो क्या था, हाँ, बेसिडियो स्पोर्स जो थे वो एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे थे, तो उन्हें इंडोजेनसली बोला जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक हाइफी बना करके दिखाऊं, ये किसी माइसिलियम का एक हाइफी है, यहाँ पर ये सेप्टेट है, हर एक न्यूक्लियस एक दूसरे से अलग है एक वॉल के थ्रू, ठीक। अब इसके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ गोले गोले ये कोनिडिया हैं। तो कोनिडिया क्या हो रहे हैं, कोनिडिया बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसलिए इन्हें बोला गया कि एक्सोजेनियसली होते हैं और सेप्टेट तो हैं ही, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, हमने देख लिया यहाँ से कोनिडिया जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। अब कोनिडिया जो है क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया हमने देखा कि बाहर ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये कोनिडिया क्या होगा, डीअटैच होकर के किसी अपने ऐसे इन्वायरमेंट में जाएगा, सरफेस पे जाएगा जहाँ पर ये फिर से ग्रो हो करके एक माइसिलियम बनाएगा। माइसिलियम क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफी है।
तो कोनिडिया डी अटैच हो जा रहा है और फिर वहाँ से वो एक माइसिलियम का फॉर्मेशन कर रहा है, माइसिलियम को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात हो गया कि पहले आपका कोनिडिया बनेगा, एक्सोजिनसली होगा, ठीक। माइसिलियम को कोनिडियोफोर बोला जाएगा। कोनिडिया जो डी अटैच होकर के माइसिलियम बनाएगा उसे कोनिडियोफोर्स बोला गया, ठीक। कोनिडिया जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। अब हम आगे देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इनमें प्रोसेस कैसे होता है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड स्कोकार्प्स। ये हमें देखना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसको माइसिड्स में होता है उसके स्पोर को क्या बोलते हैं, तो स्पोर को यहाँ पर स्कोकार्प बोलते हैं, इसको स्पोर्स बोलते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर्स जो है उन्हें इसको स्पोर्स बोला जा रहा है, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली। तो हमने देखा कि एसेक्सुअल में तो एक्सोजीनियसली ये प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। किसके अंदर एक सैक लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसे कि एसी बोला जाता है, या फिर सिंगुलर फॉर्म में देखें तो स्कस बोला गया, ठीक। उसके अंदर इसको स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और ये डिफरेंट टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज होते हैं जिसे इसको कार्प बोला जाता है। इसको स्पोर्स डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज़ में अरेंज होंगे जिन्हें इसको कार्प बोला जाएगा। अब हम इसको माइसिड्स के कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एस्परजिलस इसका एग्जाम्पल है, क्लैविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है, और यहाँ पर न्यूरोस्पोरा के बारे में एक चीज़ देखते हैं। न्यूरोस्पोरा इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ये हमसे पूछा जा सकता है कि इसको माइसिड्स का एक ऐसा फंगस न्यूरोस्पोरा है जो कि एक जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक वर्क में, जिसे कि साइंटिस्ट यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए, तो आपका न्यूरोस्पोरा है, ठीक। और इसमें क्या होता है कि मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ये एक इडेबल फंगी हैं जो कि खाने में यूज़ की जाते हैं। मॉरल्स एंड ट्रफल्स बहुत कॉस्टली होते हैं और टेस्टी होते हैं, और इनमें कई डिफरेंट टाइप के प्रोटीन एंड विटामिन पाए जाते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसिड्स की। तो बेसिडियोमाइसिड्स को हम जानते हैं कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है मशरूम है, हम अपने घर के बाहर देख सकते हैं, ठीक। इन्हें ब्रैकेट फंगी भी बोला जाता है, पफ बॉल भी बोला जाता है। ये सॉइल पे, लॉक्स पे, स्टम्स पे, इन सब पे ये ग्रो करते हैं। और ये क्या है, ये रस्ट और स्मट, जो इनका पैरासाइट बॉडी होता है रस्ट और स्मट टाइप का होता है, ठीक। हमने देखा कि इन्हें ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स बोला जा रहा है, और इसका अच्छा एग्जाम्पल मशरूम जिसे कि अगेरिकस बोला जाता है वो है। अब हम इसमें अगर माइसिलियम की बात करें तो माइसिलियम इसमें भी इसको माइसिड्स की तरह क्या है, सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, ठीक। हमने देखा कि बस फाइकोमाइसिड्स में ही माइसिलियम इन सबसे अलग है, ए सेप्टेट हैं, बाकी सब में ब्रांच्ड और सेप्टेट कॉमन है, ठीक। एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो वो नहीं पाया जाता है। ये हमें ध्यान में देखना है कि एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। तो बेसिडियोमाइसिड्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, वही इनमें पाया जाता है। द 6 ऑर्गन्स आर अब्सेंट, इनमें 6 ऑर्गन्स जो हैं वे अब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी जो है ये पाया जाता है। प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल मतलब कि खुद के ही एक ही हाइफी के 2 सेल्स होंगे, उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, उनमें प्लाज्मोगैमी होगा, ये इनमें देखा जाता है, ठीक। सोमा मतलब बॉडी होता है, तो एक ही जो फंगस बॉडी है माइसिलियम बोला जाता है। तो अगर हम बात करें तो एक ही माइसिलियम के 2 सेल्स होंगे जिनमें प्लाज्मोगैमी आपको देखने को मिलेगा, ठीक, ये बोला गया। अब देखते हैं रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। तो वहाँ से एक डाइकैरियोटिक फेज आता है, डाइकैरियोटिक रिजल्ट बनेगा, ठीक। उसे क्या बोला गया, उसे बेसिडियम बोला गया, ठीक। एक ही माइसिलियम के 2 जो सेल हैं उनमें प्लाज्मोगैमी हुआ, प्लाज्मोगैमी होने के बाद जो स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन हुआ उसे बेसिडियम बोला गया। अब कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। अब जो बेसिडियम बना है उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, कैरियोगैमी एंड मियोसिस उस बेसिडियम के अंदर होगा, तो वहाँ से आपके बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। बेसिडियोस्पोर्स जो हैं ये बाहर के साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसी सैक
के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ये बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। ठीक, तो हम आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में फटाफट बना के दिखा देते हैं कि कैसे ये प्रोड्यूस होते होंगे। तो पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक, तो एक ये सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गया जो कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ्रूटिंग बॉडी है। अब इसके अंदर क्या होगा, आपके ढेर सारे बेसिडियम होंगे। ये इसके जो ये हाइफी है इसे बेसिडियम बोला गया। ठीक, अब इस बेसिडियम के अंदर क्या है, बेसिडियो स्पोर्स हैं, ये ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स। ठीक, और सब क्या है, सिप्टेट है, ये हमें ध्यान में देना है, सब सिप्टेट हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा कि ये जो हाइफी है इसे आप इसको बोल दिया गया बेसिडियम, इसके अंदर जो स्पोर्स हैं इन्हें बेसिडियो स्पोर्स बोल दिया गया, और ये जिस सैक के अंदर है ये फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक, हम समझ गए। अब हम आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं देखते हैं। तो जो बेसिडियोमाइसिड्स हैं इसके एग्जाम्पल हैं आपके अगेरिकस मशरूम जो कि मैंने बताया, यूस्टिलेगो है जो कि स्मट होता है, पक्सिनिया जो कि हमने बताया कि वीट पे एक रस्ट है। ठीक, तो अगेरिकस, यूस्टिलेगो और पक्सिनिया। अब हम आगे को देखते हैं ड्यूटेरोमाइसिड्स। सबसे आसान और सबसे सिंपल अगर हम बात करें तो ड्यूटेरोमाइसिड्स में है। ये सबसे अलग क्या है इसमें कि इनमें इसे तो पहले तो इम्परफेक्ट फंगी बोला जाता है क्योंकि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे बोल दिया गया इम्परफेक्ट फंगी, कॉमनली नॉन एज इम्परफेक्ट फंगी बिकॉज ओनली द सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ दिस फंगी आर नॉन। ठीक, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है इसलिए इसे इम्परफेक्ट फंगी बोला गया, ये हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द सेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of the Deuteromycetes. तो इसका मतलब ये कि पहले तो अगर किसी के हमें रिप्रोडक्शन के मेथड के बारे में नहीं मालूम, कोई ऐसा फंगी जो हमें मिला जिसके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं मालूम है, तो उस फंगी को आप क्या करते हैं, ड्यूटेरोमाइसिट्स में रख दिया गया कि चलो अभी इसका कुछ नहीं मालूम है, ये ड्यूटेरोमाइसिट्स में रख देते हैं। लेकिन जब उसके रिप्रोडक्शन के मेथड के बारे में पता चलता है, अगर हम फिर उस फंगी पे हमने रिसर्चेस किए तो हमें पता चला कि इस फंगी में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, तब हम उसे उस ग्रुप से बाहर निकालेंगे कि तब हम देखेंगे इसे हमें फाइको में रखना है, इसको में रखना है, बेसिडियो में रखना है। तो ये यही किया जाता है कि कोई भी अगर अननोन फंगी है जिसके बारे में हमें नहीं मालूम है तो उसे आप आसानी से ड्यूटेरोमाइसिट्स में रख दिया गया। ठीक, बाद में जब पता चला तो उसे उस ग्रुप से निकाला गया। यहाँ पे यही बोला जा रहा है द माइसिलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। माइसिलियम इनका सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है लाइक स्कोमाइसिड, बेसिडियोमाइसिड, लेकिन फाइकोमाइसिड्स की तरह नहीं। Some members are saprophyte parasite while a large number of them are decomposers of little and help in mineral cycling. Some examples are Alternaria है, Colatotrichum है, Trichoderma है। हमें याद में देना, हमें हर एक जो फाइको है, इसको है, बेसिडियो है और ड्यूटेरोमाइसिट्स हैं, सबके हमें एग्जाम्पल्स को काफ़ी याद में रखना है क्योंकि यहाँ से काफ़ी आसानी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक, तो हमने देखा कि ड्यूटेरोमाइसिट्स को एक इम्परफेक्ट फंगी बोला जा रहा है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जा रहा है। और ड्यूटेरोमाइसिट्स में उन फंगस को रखा जाता है जिनके बारे में अभी कोई स्टडी नहीं की गई है, जिनके रिप्रोडक्शन के मेथड के बारे में हमें नहीं मालूम है। जब उनकी स्टडी की जाती है, उनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पता चल जाता है तो उन्हें एक अलग जो ग्रुप है पता करके उसमें प्लेस किया जाता है। ठीक, अब हम थोड़ा सा इसके रिप्रोडक्शन को एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम के थ्रू जो है काफ़ी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। तो अगर हम फंगी के लाइफ साइकिल की बात करें तो हमने देखा कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप का मोस्टली इनमें लाइफ साइकिल जो है, रिप्रोडक्शन है, वो पाया जा रहा है। तो और हम अगर फाइको, एस्को और बेसिडियो की बात करें तो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सब में सेम ही है, बस वहाँ पर नाम अलग अलग दे दिया गया है कि किसी में बेसिडियो स्पोर्स हो रहे हैं तो इसको स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, तो इस टाइप का नाम दिया गया है। लेकिन जो मेथड है वो सब में सेम है। तो हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को देखेंगे कि फंगस में किस तरीके से होता है। तो हम जानते हैं कि फंगस जो है उसमें हेप्लॉइड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक, और हेप्लॉइड ये यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्या है, कोई माइसिलियम है, उसका हाइफी है, ये एक माइसिलियम है आपका, ये एक फंगस है, ये उसके माइसिलियम है। तो
तो यहाँ पर ये क्या है, ये हेप्लॉइड है। तो हेप्लॉइड में हम ध्यान देंगे कि हमेशा माइटोसिस होता है। हेप्लॉइड न्यूक्लियस में माइटोसिस होगा। जब डिप्लॉइड मतलब 2n होगा तो वहाँ पर मियोसिस प्रोसेस होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये हेप्लॉइड है, तो यहाँ पर माइटोसिस प्रोसेस हुआ। तो माइटोसिस के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पोर्स बन गए ढेर सारे, ये स्पोर्स बन गए, और स्पोर्स ये जर्मिनेट होकर के, ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर के आपके माइसिलियम बना लिए फिर से। ठीक, तो यहाँ पर ये माइटोसिस प्रोसेस हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और फिर स्पोर्स जर्मिनेट होकर के माइसिलियम बना लिए, वो भी हेप्लॉइड। ठीक, बहुत सिंपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये आपका एक माइसिलियम है जो कि एन है, हेप्लॉइड है। तो दो डिफरेंट माइसिलियम के हाइफी जब दे विल कम टुगेदर, और उनके न्यूक्लियस जो हैं वो सेल जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद उनके जब साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म का जब फ्यूजन होगा तो उसे प्लाज्मोगैमी बोला जाएगा। ये हम पढ़ते हैं, यही यहाँ पे बोला गया है कि हेप्लॉइड सेल्स फ्रॉम टू डिफरेंट माइसेलिया फ्यूज टू फॉर्म अ हेट्रोकैरियोटिक सेल विथ 2 और मोर न्यूक्लियाई। ठीक, तो ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक रेड और एक ब्लैक कलर का न्यूक्लियस है, तो इसमें प्लाज्मोगैमी हो चुका है, मतलब इनका साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज कर चुका है। ठीक, दो डिफरेंट माइसिलियम के हाइफी के सेल हैं जिनमें प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो चुका है, लेकिन अभी उनके न्यूक्लियस में फ्यूजन नहीं हुआ है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के फ्यूजन के बीच में साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाए और उसमें अभी न्यूक्लियस फ्यूज ना किया हो तो उसके बीच का जो टाइम होता है, हमने बताया उसे डाइकैरियोफेज बोला जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। ये फ्यूज होकर के ये ब्लैक और रेड कलर के जो न्यूक्लियस हैं ये दोनों हेप्लॉइड थे, अब ये फ्यूज करके 2n जाइगोट बना लिए। ठीक, यहाँ पर 2n जाइगोट बन गया। देखते हैं ये कैरियोगैमी हुआ, मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ तो उसे कैरियोगैमी बोला गया। द न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड 2n जाइगोट। ठीक, दो nn हेप्लॉयड सेल्स मिल करके, न्यूक्लियस मिल करके यहाँ पर एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन किए। हमने बताया कि जब हेप्लॉयड में माइटोसिस होता है और डिप्लॉयड में मियोसिस होता है, तो यहाँ पर डिप्लॉयड है तो इसमें मियोसिस हुआ, मतलब 2n थे अब nn होंगे, तो 2n थे, दोनों सेपरेट होकर के दो सिंगल n बना लिए, सिंगल न्यूक्लियस बना लिए। फिर वो दोनों भी उनमें भी मियोसिस होगा, उनमें माइटोसिस होगा। ठीक, क्योंकि अब तो ये हेप्लॉयड हो गए, अब उनमें माइटोसिस होगा, तब वहाँ से ये आपके स्पोर्स बन जाएंगे। तो यहाँ बोला गया कि हेप्लॉयड एंड स्पोर्स आर फॉर्म। ठीक, जाइगोट से मियोसिस हुआ, वहाँ पर हेप्लॉयड स्पोर्स बन गए, अब फिर यहाँ पे ये आपकी स्पोर्स बन गए। अब ये जर्मिनेट होकर के माइसिलियम को बनाएंगे। तो हमने ये देखा कि दो डिफरेंट माइसिलियम के हाइफी के सेल जो हैं ये एक दूसरे से नज़दीक होते हैं, तो इनमें प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, तो उसे प्लाज्मोगैमी बोला गया। और फिर प्लाज्मोगैमी के बाद यहाँ पर कैरियोगैमी होगा, जो कि कैरियोगैमी में दो हेप्लॉयड सेल हैं, तो दोनों हेप्लॉयड सेल का जब फ्यूजन होगा तो एक डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। डिप्लॉयड जाइगोट में क्या हुआ कि आपका मियोसिस प्रोसेस हुआ, तो वहाँ से आपके 2n से n मतलब हेप्लॉयड स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। अब ये हेप्लॉयड स्पोर्स जो है फिर से आपकी ढेर सारे स्पोर्स बनाएंगे, 2 से 4 4 से 6, फिर ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर के यहाँ पर ये माइसिलियम बनाए। तो हमने देखा कि फंगी का जनरल इंट्रोडक्शन देखा कि फंगी क्या है, कितने टाइप का है, इनमें न्यूट्रिशन क्या है, इनमें रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है, और हमने इनमें देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से हो रहा है। तो आज मैंने फंगी टॉपिक को कवर किया। आई होप आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। मैंने एनसीईआरटी इसीलिए ये पसंद किया यहाँ पर पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सटीक तरीके से बताया गया है चीज़ों को, और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसे समझना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग काफ़ी आसानी से समझ चुके होंगे। अगर आपको ये कंटेंट पढ़ाने का तरीका सब कुछ समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फंगस टॉपिक पे ढेर सारे क्वेश्चन MCQs लेकर के आएंगे, नए तरीके से MCQs बनाएंगे कि आपका रिविज़न भी हो जाए फंगस का और आपको समझ में भी आए, कि साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फंगस पे MCQs लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।